हेलो, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं, जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक हम ले रहे हैं क्रिया से संबंधित, क्योंकि पहला टॉपिक क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण है। इनसे संबंधित 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण के द्वारा इसको हम समझेंगे। क्रिया की परिभाषा में एक दोहे के माध्यम से इसको हम समझेंगे। जो करने या होने का बोध कराए, वाक्य में ऐसे शब्द क्रिया कहलाएं। याद करने का सटीक तरीका, जो करने या होने का बोध कराए, वाक्य में ऐसे शब्द क्रिया कहलाएं। इसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे परिभाषा की। क्रिया शब्द क्री धातु से बना है। संस्कृत के क्री धातु से क्रिया शब्द बना है, जिसका अर्थ है करना। वाक्य में जिस पद से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा एकदम सटीक है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रिया शब्द क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना। वाक्य में जिस पद से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित कामता प्रसाद गुरु ने भी इसकी एक परिभाषा दी है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। तो ये भी परिभाषा अगर इसके साथ में लिखते हैं तो हमारी परिभाषा और भी सटीक और वजनदार बन जाएगी। तो ये इस प्रकार की परिभाषा है, यानी क्रियापद से किसी कार्य का पता चलता है कि ये हो रहा है या हम इसको कर रहे हैं। तो होना तो एक प्राकृतिक रूप है और करना एक स्वाभाविक कर्तव्य रूप माना जाता है। जैसे मनुष्य द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो करना, और जैसे प्राकृतिक, जैसे नदी का बहना अपने आप बहती है, हवा का बहना अपने आप बहती है। तो ये जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, उनके साथ में तो होना का प्रयोग होता है, और जो मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसको करना के रूप में जाना जाता है। तो किसी क्रिया शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। तो ये इसकी परिभाषा हमें याद रखनी है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मोहन खेलता है, श्याम खाना खाता है। अब यहां मोहन शब्द से किसी कार्य का होना या करना नहीं पाया जाता है। अब यहाँ खेलता शब्द है, जो मोहन की क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। क्रिया मतलब काम। यहाँ मोहन कौन सा कार्य कर रहा है? खेलने का। अब यहाँ खाता है, तो यहाँ पर श्याम द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? खाना खाने का कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में पता चल रहा है। नदी बह रही है। अब ये बह शब्द है, ये नदी के कार्य को बता रहा है। ये बह शब्द कि नदी क्या कर रही है। तो इस प्रकार से इन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। अब प्रश्न आता है, धातु क्या है? धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप या मूल अंश को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप या मूल अंश को धातु कहते हैं। जैसे अगर किसी एक क्रिया के
विभिन्न रूपों को देखा जाए किसी एक क्रिया की विभिन्न रूपों को देखा जाए तो कोई न कोई अंश ऐसा होगा जो सभी में समान रूप से पाया जाता है और वही अंश धातु है। अगर एक क्रिया के विभिन्न रूप हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए राम लिखता है, दूसरा राम ने लिखा, तीसरा है राम लिखेगा, चौथा है वे लिखेंगे। अब हम एक बार इसको देखते हैं। एक क्रिया है लिखना, एक क्रिया है लिखना, इसके विभिन्न रूप लिखे गए हैं। देखो यहाँ पर ता प्रत्यय जोड़ करके लिख को, इसमें ता प्रत्यय से जोड़ा है, इसमें आ प्रत्यय जोड़ दिया है, एक आ प्रत्यय जोड़ा है, एंग प्रत्यय जोड़ दिया है। इसके विभिन्न रूप है, लेकिन एक अंश इसमें ऐसा है जो सभी में समान रूप से है। यहाँ लिख, यहाँ लिख, यहाँ भी लिख और यहाँ भी लिख। लिख शब्द ऐसा है, अंश ऐसा है जो सभी में समान रूप से पाया जाता है और इसे हम, इस मूल अंश को ही हम धातु कहते हैं। ये तो हो गई धातु की बात। अब केवल मूल धातु का प्रयोग, केवल मूल धातु का प्रयोग हर जगह नहीं होता। मूल धातु का प्रयोग मध्यम पुरुष सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, उनमें मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के एक वचन रूप, एक वचन रूप के तू, एक वचन रूप है तू के आज्ञार्थ में, आज्ञा देने का भाव आज्ञार्थ में होता है। कैसे? जैसे तू चल, तू पढ़, तू जा। अब यहां पर मूल धातु ये है, मूल धातु ये है। अब इनमें केवल तू शब्द का प्रयोग करने से ही वाक्य बनता है, अन्यथा किसी और शब्दों के साथ में, मूल धातु के साथ में वाक्य नहीं बनता। इसमें कुछ ना कुछ प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। तो ये तो हो गई मूल धातु के प्रयोग की बात। अब धातु की पहचान कैसे करते हैं? धातु की पहचान फिर सीधी बात है, मूल अंश में ना प्रत्यय जोड़कर, मूल अंश में
ना प्रत्यय जोड़ के देखेंगे तो हमारे सामने धातु उपस्थित हो जाएगी। अगर ना प्रत्यय जोड़ने से शब्द शुद्ध बनता है वह धातु है, अगर नहीं बनता तो धातु नहीं है। तो ना प्रत्यय जोड़ करके हम धातु की पहचान कर सकते हैं। तो मूल धातु की पहचान केवल ना प्रत्यय से ही होती है। तो इस प्रकार से धातु की पहचान हो जाएगी। अब अपने मूल टॉपिक पर चलते हैं, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, इसमें सबसे पहले है नंबर 1, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, नंबर 2 है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, नाम लिखो। तो उस कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा हम देखते हैं। अकर्मक क्रिया की परिभाषा, ध्यान से पढ़ेंगे हम। जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है तथा जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम हंसता है, नदी बह रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। इतने खूब है, आगे और भी देखेंगे। अकर्मक क्रिया की परिभाषा होती है जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता, या कर्ता शब्द को ध्यान में रखना है। कर्ता शब्द शुद्ध क्या होगा वो देखना है हमें। कर्ता शब्द का इस प्रकार से ये और ये भी, थोड़ा सा यहाँ तय की मात्रा, ये मात्रा, ये कर्ता शब्द शुद्ध होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। कई जगह इस प्रकार का न लिख के सीधा लिख देते हैं, जो अशुद्ध है ये शुद्ध होगा कर्ता शब्द। कर्ता पर पड़ता है तथा जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ देखो व्यापार का फल, व्यापार का मतलब है क्या, किसी वस्तु का लेना देना, किसी वस्तु का लेना देना व्यापार कहलाता है। तो यहाँ देखो क्रिया की व्यापार का फल, यानी जिस क्रिया का लेना देना, जिस क्रिया का लेना देना सीधा कर्ता के साथ हो, ये क्रिया है। और इसका सीधा लेना देना इस राम के साथ में, ये क्रिया है, ये भी क्रिया, ये भी क्रिया साथ में होगी, ये संयुक्त क्रिया। तो इसका लेना देना सीधा नदी से है और इसका लेना देना सीधा इससे है। ये क्रिया, ये अलग अलग क्रिया कैसे है वो हम आगे के जो क्रिया के भेद है उसमें पढ़ेंगे कि ये क्रिया कौन सी, ये कौन सी, ये कौन सी है। इसके बारे में हम अगले उसके भेदों में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर सारे को एक ही क्रिया मानते हैं और इसका सीधा लेना देना घोड़ा से है।
तो लेना देना सीधा अगर कर्ता से होता है, कर्ता यानी कार्य को करने वाला, यहाँ पर हंसने का कार्य राम कर रहा है, यहाँ बहने का कार्य नदी कर रही है, दौड़ने का कार्य घोड़ा कर रहा है, तो ये सारे है कर्ता कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है और यहाँ पर कर्म भी नहीं है, इसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को याद करके इस प्रकार के दो उदाहरण हम लिख देते हैं तो हमारी परिभाषा एकदम सटीक जाएगी। दूसरा हम लेते हैं अकर्मक, कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद सकर्मक। सकर्मक क्रिया, देखो नाम से स्पष्ट हो जाता है। पहले में अकर्मक, अ का मतलब नहीं, कर्म जिसके साथ भी कर्म नहीं। सकर्मक, स का मतलब होता है साथ, कर्म यानी कर्म जिस क्रिया के साथ भी कर्म हो, नाम से स्पष्ट है। तो पहले जिस क्रिया की व्यापार का फल, अब यहां देखो मूल बात यहां आती है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तथा जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है वह सकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे गाय घास खा रही है। नंबर 2, छात्र निबंध लिखता है। राम ने रावण को मारा। अब देखो यहां पर क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। अब यहां पर इस क्रिया का व्यापार से इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसका लेना देना इस घास से है। यहाँ लिखना शब्द का लेना देना छात्र से नहीं, निबंध से है। और राम जो ये वाक्य इसमें मारना शब्द है, ये क्रिया है, इसका शब्द, इसका लेना देना इससे है। तो इसका क्रिया का व्यापार का फल सीधा कर्ता को पड़ता है। और अब देखो यहाँ पर जिसके साथ कर्म हो और कर्म की पहचान क्या, किसे, किसको, इन वाक्यों को उसके अंदर रखकर इसका प्रयोग करके देख सकते हैं कि इसमें कर्म है या नहीं है, जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। गाय घास खा रही है, क्या खा रही है? घास। यहाँ पर घास उत्तर मिल रहा है तो यहाँ पर कर्म घास होगा। छात्र निबंध लिखता है, छात्र क्या लिखता है? निबंध। उत्तर मिल रहा है निबंध, और जिसका उत्तर मिल रहा है वही उसका कर्म होगा। राम ने रावण को मारा, किसको? रावण को। रावण उत्तर मिल रहा है तो यहाँ पर रावण कर्म होगा। तो इस प्रकार से क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया होगी। तो इसकी सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या, किसे और किसको, क्या, किसे, किसको शब्दों से इसकी पहचान कर सकते हैं, जो हम आगे के वीडियो में इसको प्रयोग करके देखेंगे। आज के लिए इसकी परिभाषा उदाहरण के लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हम क्रिया के अन्य भेदों के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।